विविध भारती। ये कहाँ से शुरू होता है? क्या आपकी फैमिली में इसका ट्रेडिशन है? सर मेरे पापा नेवी में हैं एंड वो जब मैं बहुत छोटी थी तब से ही नेवी के लिए काफ़ी एक्सपीडिशंस करते थे। एक्सपीडिशन में टीम लीडर बन के जाते थे और जब मैं 3-4 साल की थी तब उनकी पोस्टिंग लोनावला में हुई थी, जो कि सह्याद्री का लैब माना जाता है। एंड हम काफ़ी बार वीकेंड्स में ट्रैक के लिए निकल जाते थे छोटे मोटे हिल्स पे, और वहीं से शायद वो शौक़ पैदा हुआ ट्रैकिंग का और क्लाइंबिंग का। पर जब पापा बड़े पहाड़ चढ़ने लगे हिमालय में और वो घर से 1.5-2 महीने के लिए चले जाते थे एक्सपीडिशन पर, तो मैं अपनी मम्मी से पूछा करती थी कि पहाड़ में ऐसा क्या है कि पापा हमें छोड़ के वहाँ जा रहे हैं हर बार। तो मेरी मम्मी ने बोला कि हमें खुद जाके पता करना चाहिए कि ऐसा क्या है पहाड़ों में। एंड वो मेरे को अपने पहले हिमालयन ट्रैक पर लेके गई थी जब मैं 7 साल की थी, और उस ट्रैक के बाद मेरे को भी माउंटेनियरिंग का वो एडिक्शन लग गया और हम उसके बाद हर साल ट्रैक्स पे जाने लगे और धीरे धीरे वो ट्रैक्स और बड़े क्लाइम्स और एक्सपीडिशंस में बदल गए हैं। जब 7 बरस की थी काम्या और पहाड़ों पर चढ़ने के लिए गई थी, कुछ याद है हल्की हल्की क्या था वो नज़ारा और कितना डिफ़िकल्ट लगा था शुरू में? सर मुश्किल तो था, सिर्फ ट्रैक ही नहीं, उससे पहले का जो हमारा फिजिकल ट्रेनिंग हुआ करता था वो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता था। क्या करना पड़ता था फिजिकल हमारा ट्रेनिंग मेन ट्रेनिंग रनिंग और साइकिलिंग का रहता था और हम तब विशाखापट्टनम में पोस्टेड थे और हमारे घर के पास एक हिल था जहाँ पे ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर का अपहिल स्लोप मिलता था कंटिन्यूसली। तो हम वहाँ पे रनिंग या साइकिलिंग पे लिए कंसिस्टेंटली जाते रहते थे ताकि हम ट्रेन कर पाएँ। एंड जब मैं ट्रैक्स पे जाती थी, आई थिंक जो भी ट्रेनिंग में हमने हार्डवर्क किया है उस सब का फल मिल जाता था, क्योंकि जब आप माउंटेन्स पे जाते हैं सिर्फ नज़ारों के बारे में या सिर्फ समिट पहुंचने के बारे में नहीं होता है। जो आप 5-6 दिन भी अगर छोटे मोटे ट्रैक पे किसी अनजान पर्सन के साथ बिताएं जिनको आप पहले से जानते ही नहीं थे, उन 5 दिनों के बाद आपका इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है कि वो आपके पूरे जीवन के लिए दोस्त बन जाते हैं। जो हमने 2015 में पहला ट्रैक किया था, उस ट्रैक के हर एक पार्टिसिपेंट अभी तक हमारे कांटेक्ट में है और हम कंटिन्यूसली उनसे बात करते रहते हैं, मिलते रहते हैं। तो आई थिंक जो हमने रिलेशनशिप्स और दोस्ती माउंटेन्स पे बनाई है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है। कितनी प्यारी बात आपने बोली है कि जहाँ एक तरफ पहाड़ जो हैं वो लोगों को आपस में जोड़ते हैं और दूसरा लोगों को नेचर के साथ जोड़ते हैं, इस धरती के साथ जोड़ते हैं। तो एक तरह से एक ड्यूअल बॉन्ड बनता है और हम इस दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। 2015 के ट्रैक के बारे में और बताइए, अपनी शुरुआती ट्रैक के बारे में। तो हम उत्तराखंड में चंद्रशिला पीक नाम के एक ट्रैक पर गए थे। कितना ऊंचा है ये? वो ज़्यादा ऊंचा नहीं था तब, 12,000 फीट का मेरा पहला ट्रैक था एंड ऑलमोस्ट 4 या 5 दिन का हमारा ट्रैक रहता है एंड बहुत ही सुंदर ट्रैक था मेरे लिए। लकीली मेरे ही उम्र की 2-3 लड़कियां और थी हमारे ग्रुप में, जिसकी वजह से मेरे को थोड़े बहुत अपने एज ग्रुप के भी लोग मिल गए थे, तो उसके वजह से ट्रैक और थोड़ा मज़ेदार हो गया था। एंड काफ़ी डिफ़िकल्ट था मेरे लिए तब भी। जो हमारा फाइनल दिन रहता है जब हम समिट पे पहुंचते हैं, तो हम यूजुअली सुबह बहुत जल्दी शुरू करते हैं और सूरज के आने से पहले ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे लिए वो थोड़ा बहुत उस टाइम पे डिफ़िकल्ट था, बट आई थिंक बहुत ही अच्छी शुरुआत थी। एंड अगर वो ट्रैक उतना मेरे लिए मेमोरेबल नहीं होता, अच्छा नहीं होता, तो उसके आगे शायद मैं इतने सारे ट्रैक्स बार बार नहीं कर पाती। क्या बात है। देखिए यहाँ एक चीज़ समझ में आई कि 4-5 दिन 12,000 मीटर फीट 12,000 फीट की ऊंचाई पर 4-5 दिन चढ़ना था और ज़ाहिर है कि रातें भी बितानी थी। तो ये जो कैंपिंग करते थे रात में,
वो किस तरह का अनुभव था? जी, तो मेरे लिए पहली बार था कि मैं इतने दिन कंटिन्यूसली किसी टेंट में रह रही हूँ हर रात, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। वो डरावना भी होता है क्या? डरावना मेरे को उस टाइम पे शायद लगा नहीं, क्योंकि मैं शायद इतनी छोटी थी कि क्या क्या गलत हो सकता है वो सोच ही नहीं पा रही थी। बट आई थिंक मैं अपनी मम्मी के साथ थी, तो उसके वजह से भी थोड़ा बहुत कंफर्ट मिल रहा था। एंड उसके बाद से तो हमने कई बार और भी लंबे ड्यूरेशंस के लिए टेंट में रहे हैं और कैंप किए हैं। क्या बात है, आगे की बातें करेंगे, लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि आपकी पसंद के गानों का सिलसिला भी शुरू करते हैं बातचीत के बीच में, क्योंकि यहाँ हम अपने सुनने वालों को बता देंगे जो काम्या है वो ट्रिनिटी पियानो का 5th ग्रेड कर चुकी हैं और गिटार में थर्ड ग्रेड कर चुकी हैं। तो म्यूजिक से इनका नाता बड़ा गहरा है। चलिए, इसके अलावा डांस वाली बात भी तो बतानी है। भरतनाट्यम से जुड़ी रही हैं उन्होंने, इसकी भी तालीम ली है और मज़ेदार बात यह है कि मम्मा के साथ ली है, तो मम्मा और बेटी दोनों ने साथ में तालीम ली है। ये सारी बातें आगे की। आपके पहले ट्रैक तक पहुंची थी, पढ़ाई में कोई इंटरप्शंस आते थे शुरुआती दौर में? जिस तरह से आपने चढ़ना शुरू किया तो जाहिर है कि उतने दिन तो स्कूल नहीं गई। जी सर, शुरुआत में उतना इंटरप्शन नहीं होता था, क्योंकि हम हमारे ट्रैक्स को ऐसे प्लान करते थे कि वो मेरे समर ब्रेक के टाइम पे या फिर दिवाली ब्रेक के टाइम पे हम कवर कर पाएँ। पर जैसे जैसे हम और बड़े पीक्स, तो ऑलमोस्ट उसके कितना 50% से थोड़ा ज़्यादा, तो ये ऊंचाई तो बहुत डिफिकल्ट है और मौसम भी पल पल बदलता होगा। इससे जुड़ा कोई एक्सपीरियंस बताइए। जी सर, मौसम तो माउंटेन्स में कभी भी बदल सकता है। एंड मेरा पहली बार था इतने हाई एल्टीट्यूड में जाने का एट दैट पॉइंट। एंड बात ये चल रही थी काम्या के, आपने सागरमाथा से, एवरेस्ट से ये वादा किया कि आप वहाँ वापस आएंगी और आप उसके शिखर पर चढ़कर दिखाएंगी। कितना वक्त लगा? उस दिन से ऑलमोस्ट 7 साल लगे हमें। एंड काफ़ी एक्सपीडिशंस, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस लगा इससे पहले कि हम वापस जा सकें और एवरेस्ट को समिट कर पाएँ। 7 साल बहुत बड़ा टाइम है, और इस दौरान लगातार दिमाग में एक बात चलती होगी कि ये मेरा मकसद है और ये पूरा करना है। बिल्कुल सर, और एवरेस्ट एक ऐसा पहाड़ है जो कि हर माउंटेनियर के लिए एक सपना है कि किसी ना किसी दिन एवरेस्ट को समिट करे। तो हमेशा से ये एम तो बिल्कुल रहा है। बिल्कुल। तो अब मुझे ये बताइए कि उसके लिए आपने अपने आप को खुद किस तरह से तैयार किया, क्योंकि बेस कैंप तक पहुंचना एक बात है और बेस कैंप से एवरेस्ट पहुंचना बिल्कुल डिफरेंट, अलग और ख़तरनाक बात है। जी, उसके बाद हमने काफ़ी एक्सपीडिशंस किए। हम ये जानते थे कि अगर एवरेस्ट जैसे बड़े पहाड़ को हमें क्लाइम करना है और समिट करना है तो हमें उसके लायक भी बनना पड़ेगा। बिल्कुल। तो उसी साल अगस्त में 2017 में हमने मेरा पहला 6000 मीटर का पीक क्लाइम किया, जो कि लद्दाख में माउंट स्टोक कांगरी था। और ये भी मेरे लिए काफ़ी स्पेशल क्लाइम था, क्योंकि तब से 5 साल पहले 2012 में मेरे पापा ने पहली बार ये पहाड़ क्लाइम किया था। और उस समय मैं जो रोड हेड है उस पहाड़ का, जहाँ पे लास्ट विलेज है, वहाँ तक उनको बाय बोलने गई थी। और तब मैंने उनसे पूछा था कि आपको क्या लगता है कि मैं कब ये पहाड़ चढ़ पाऊंगी, और उन्होंने बोला था कि जब तुम तैयार होगे तब चढ़ पाओगे। तो उसके 5 साल बाद हम फाइनली उस पहाड़ पर गए। एंड वहाँ का जो समिट क्लाइम है, जो हमारा लास्ट समिट पुश रहता है, वो काफ़ी मुश्किल रहता है, क्योंकि हम बेस कैंप से डायरेक्टली समिट तक जाते हैं और बीच में कोई कैंप्स नहीं है। तो जो हमारा समिट का दिन रहता है वो 19 या 20 घंटे का कंटिन्यूस वॉकिंग रहता है। ओहो। तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था, बट थैंकफुली हमने बहुत ट्रेन किया था और मेरे साथ जो शेरपा थे उन्होंने भी बहुत मदद की एंड हम समिट पर पहुंच पाए। और मैंने ये समिट अपने 10वीं बर्थडे से 3 दिन पहले किया था। एंड मैं दुनिया में 6000 मीटर से ऊंचा पहाड़ चढ़ने वाली सबसे यंगेस्ट लड़की बनी। क्या बात है। एंड एक्चुअली उसके बाद ही हमारा ये बड़ा मिशन कि जो दुनिया के 7 महाद्वीप हैं उनके सबसे हाईएस्ट पीक्स क्लाइम करने हैं, ये मिशन माउंट स्टोक कांगरी के बेस कैंप में ही पैदा हुआ था।
कैसे ये ख्याल आया, मतलब अचानक कुछ फ्लैश ऑफ द मोमेंट जी था? नहीं, एक्चुअली जब हम समिट ख़त्म करके वापस कैंप में आए, मैं अपने पेरेंट्स के 1 घंटे पहले बेस कैंप पहुंच गई थी। एंड मेरे मम्मी और पापा मेरे से 1 घंटा पीछे थे। और जब वो बेस कैंप पहुंचे तो मैं हमारे डाइनिंग टेंट में बैठ के मैगी खा रही थी और सुडोकू सॉल्व कर रही थी, वो भी 20 घंटे चलने के बाद। तो मेरे पापा ने आके पूछा कि काम्या, तुम्हें समझ भी आया है कि तुम जो हाइट चढ़ के आए हो, दुनिया के 4 महाद्वीपों में उससे हाई कोई पॉइंट है ही नहीं। ओहो हो। तो मेरा उसका रिस्पॉन्स था कि क्या मैं बाकी 3 भी चढ़ सकती हूँ फिर। क्या बात तो है। ऐसे ही हमारी 7 समिट्स मिशन जो है उसका आइडिया पैदा हुआ। एंड उसके बाद हम एक एक करके इन समिट्स पे भी क्लाइंब करने लगे और ट्रेन करने लगे। एंड फाइनली उसके बाद बहुत सारे एक्सपीडिशंस के बाद हम एवरेस्ट चढ़ पाए। बिल्कुल, तो ये एक पूरी यात्रा है जो संघर्ष से भरी यात्रा। यहाँ तक भी जाएंगे। बात ये हो रही थी कि लद्दाख में आपने 6000 फुट का पहाड़ चढ़ा। जी बराबर है? 6000 मीटर। हाँ, बात ये चल रही थी कि लद्दाख में आपने 6000 मीटर का पहाड़ चढ़ा और वहाँ पर आपके और आपके पापा के बीच में ये कन्वर्सेशन हुआ कि दुनिया के 3 कॉन्टिनेंट्स में इससे जो हाईएस्ट पीक है वो इससे कम है। जी। तो यहाँ से ये ख्वाब शुरू होता है कि अब इन पर भी विजय प्राप्त की जाए। लेकिन सवाल ये है कि ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं, यहाँ जाना मुश्किल है, उसके लिए बहुत सारी प्रिपरेशंस की ज़रूरत है, फिर स्कूल है, पढ़ाई है। तो कितनी अड़चनें आई थी? बहुत सारी कठिनाइयाँ थी सर। एंड बहुत सारे फैक्टर्स थे जिनके बारे में सोचना पड़ा कि मैं ट्रेन कैसे करूँगी, जैसे आपने कहा स्कूल से परमिशन कैसे मिलेगा। पर आई थिंक हम कन्विंस थे कि ये एक ऐसा मिशन है और माउंटेनियरिंग एक ऐसा स्पोर्ट है या एडवेंचर है जो मेरे को करना था और मेरा पैशन था। तो हम उसके टुवर्ड्स वी कुड वर्क टुवर्ड्स इट। और वैसे ही उसी साल 2017 अक्टूबर में हमने मेरे मिशन 7 समिट्स करने का मिशन, जिसे हम मिशन साहस बुलाते हैं। वाह वाह, तो मिशन अच्छा नाम साहस दिया। का पहला पीक चढ़ा हमने, जो कि अफ्रीका का हाईएस्ट पीक माउंट किलिमंजारो है। एंड वो मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपीडिशन था, क्योंकि मैं कुछ 10 साल की छोटी सी लड़की थी और हमने जो रूट ट्रैक किया था वहाँ पे जो आपका टेरेन है वो हर दिन बदल रहा था। तो पहले दिन जब आप ट्रैक कर रहे थे आपको जंगल मिलेगा, और अगले दिन जब आप ट्रैक कर रहे हैं वो जंगल के जो बड़े पहाड़ हैं बड़े पेड़ हैं वो श्रिंक होके श्रब्स बन जाते हैं। और फिर तीसरे दिन आपको लग रहा है कि आप किसी रेगिस्तान में चल रहे हो, और फिर चौथे दिन जब आप समिट पे पहुंचते हो वहाँ पे बर्फ़ है। तो एक 10 साल की लड़की के लिए वो कोई ज्योग्राफी क्लास की तरह था। एंड अक्टूबर में हमने वो पीक समिट किया। वैसे ही हम ट्रेन करते रहे उसके बाद, और 2018 जून में हमने माउंट एल्ब्रुस चढ़ा, जो कि रशिया में है और यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ है। और मैंने स्कीइंग भी सीखा था, जो कि विंटर स्पोर्ट है। और एल्ब्रुस जो है विंटर में स्की रिजॉर्ट रहता है और वहाँ से काफ़ी लोग स्की भी करते हैं। तो मैं भी चाहती थी कि मैं एल्ब्रुस के समिट से स्की डाउन करूँ, और उसके लिए एक स्पेशल शू आता है जिसमें आप क्लाइंब भी कर सकते हैं और फिर उसको ही पहन के स्की डाउन भी कर सकते हैं। तो जब हम एल्ब्रुस चढ़ने के लिए रशिया पहुँचे तो हम बहुत सारे दुकान में वो शू ढूंढ रहे थे, पर मेरे साइज़ का हमें शू मिल ही नहीं रहा था। और इतने सारे दुकानदार थे जो मजाक मजाक में बोलते थे कि कौन से पेरेंट्स इतनी छोटी सी बेटी को एल्ब्रुस चढ़ने ले जाएंगे। पर फाइनली हमें ये करना पड़ा कि मैं स्नोबोर्डिंग बूट्स में पहाड़ चढ़ी, और फिर वहाँ ठंड में समिट पर बैठ के 5600 मीटर का जो समिट था वहाँ पे बैठ के हमने पैर के शूज़ चेंज किए, और फिर मैं स्की करके समिट से वापस आई। अरे बाप रे, और वो भी इतने खतरनाक मौसम में। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद हमारा तीसरा समिट था माउंट कॉजियुस्को, जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, और वो हमने अक्टूबर 2018 में क्लाइंब किया। कॉजियुस्को जो है उतना हाई माउंटेन नहीं है, उतना चैलेंजिंग नहीं है, और एक ही दिन का ट्रैक है समिट तक जाके आने का कैनबरा सिटी से। पर मैं और मम्मी अकेले गए, और हम जिस दिन क्लाइंब कर रहे थे उस दिन बहुत ही ज़्यादा हवा थी।
एंड ऐसा इतनी ज़्यादा हवा थी कि उस दिन समिट पर सिर्फ हम दोनों पहुंचे थे। पर बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था वहाँ पे चढ़ने का भी। उसके बाद मेरा चौथा एम था कि हम साउथ अमेरिका का हाईएस्ट पीक माउंट अकानकागुआ क्लाइंब करें। बट माउंट अकानकागुआ ऑलमोस्ट 7,000 मीटर का है, बहुत ही बड़ा और बहुत ही चैलेंजिंग माउंटेन है। टेक्निकली उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, पर उसके हाइट की वजह से, वहाँ के क्लाइमेट की वजह से बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो हम ये जानते थे कि अगर हम पूरी आधी दुनिया पार करके उस साइड जा रहे हैं एक पीक क्लाइंब करने के लिए, तो हमें उसके लिए काफ़ी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो हम लद्दाख गए वापस, क्योंकि लद्दाख के और साउथ अमेरिका के जो एंडीज़ पर्वत हैं वहाँ के क्लाइमेट और टेरेन बहुत मिलते जुलते हैं। अच्छा। तो हमने लद्दाख में मेरा दूसरा 6,000 मीटर से ऊपर का पीक क्लाइंब किया था, जो कि माउंट मेंटोक कांगरी था। और हमने अगस्त 2019 में ये माउंटेन क्लाइंब किया था। और उस ट्रेनिंग के बाद हम कॉन्फिडेंट थे कि अभी हम अकानकागुआ क्लाइंब कर पाएंगे। और जनवरी 2020 में हम अर्जेंटीना गए ये पहाड़ चढ़ने के लिए। पर पहाड़ पे जाने से पहले भी हमें बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब हम अर्जेंटीना में लैंड हुए तभी हमें पता चला कि वहाँ के जो लीगल रिक्वायरमेंट्स थे उसमें काफ़ी चेंज आया था उसी साल। और उन चेंजेस की वजह से हमें अर्जेंटीना के फैमिली कोर्ट में जाके मेरे लिए एक स्पेशल परमिट लेना पड़ रहा था, क्योंकि मैं माइनर क्लाइंबर थी। और इसलिए कि वो पहला साल था ऐसे रूल का, जो फैमिली कोर्ट की जज थी उन्होंने कहा कि ऐसा केस कभी पहले लिया नहीं गया है, तो वो इनिशियली हमारा केस लेने को भी तैयार नहीं थी। तो हम वहाँ पे बैठ के उनके हाई कोर्ट में अपील कर रहे थे कि उनका फैमिली कोर्ट हमारा केस ले। और वो वर्डिक्ट आने के बाद भी जो जज थी वो परमिट देने को तैयार नहीं थी। और वो ऑलमोस्ट 2 हफ्ते के लिए हमें हर दिन किसी ना किसी काम पे लगाती थी कि आप किसी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, ये जानने के लिए कि बच्ची खुद क्लाइंब करना चाहती है और कोई उसको फोर्स नहीं कर रहा है। हम वो रिपोर्ट लाके देते थे तो वो बोलती थी कि आप किसी स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट के पास जाइए या फिर किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाइए। तो ऐसे ही जो हमें बेस विलेज पे 2 दिन बिताने थे वो ऐसे ही 2 हफ्ते में बदल गए। अरे एंड हम हर दिन एक नए ग्रुप के टीम ब्रीफिंग में जाते थे और उनसे कहते थे कि हम शायद आपके ग्रुप के साथ कल आ जाएं अगर परमिट मिल जाएगा हमें तो। बट शाहरुख खान का डायलॉग जो है कि आप अगर किसी चीज़ को शिद्दत से जानते हो जी, तो वहाँ पे भी हमारे लिए ऐसे लोग थे जो बहुत ही हमें सपोर्ट कर रहे थे। जो हमारे लॉयर थे वहाँ पे, उन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट किया। वो लॉयर के अलावा हमारे लिए ट्रांसलेटर, हमारे मीडिया मैनेजर, गाइड, माउंटेन गाइड सब कुछ बन गए थे। उन्होंने उस छोटे से टाउन के मीडिया से बात की और हमें वहाँ पे पब्लिसाइज करवाया। सो मच सो कि वो बहुत छोटा सा टाउन है, तो हम जब इवनिंग में घूम रहे होते थे तो वहाँ के लोग आके पूछते थे कि हाँ आप इंडिया से वो पापा और बेटी है ना जो क्लाइंब करना चाहते हैं और हमारा कोर्ट आपको अलाउ नहीं कर रहा है, हम आपके लिए प्रे करेंगे। तो वो हमें बहुत हेल्प करते थे। एंड हमारा थोड़ा मोरल डाउन हो गया था, तो एक वीकेंड था जब उन्होंने हमें एक छोटे ट्रैक पे लेके गए, वो ऑलमोस्ट 4,000 मीटर का, और उसके फ़ोटोज़ भी लाके उन्होंने जज को दिए कि देखिए ये लड़की कंफर्टेबली क्लाइंब कर पा रही है। एंड वैसे ही जिस स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट के पास हम गए वो अर्जेंटीनियन विमेंस हॉकी टीम के मेडिको थे और उनका हॉकी टीम पूरी दुनिया में जाना जाता है। और उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ कि आप जो यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं आपके देश में उसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि वो हर साल हमारे इंडियन जूनियर विमेंस हॉकी टीम के मेडिको बनने के लिए आते हैं। और उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि जो अच्छे फीमेल प्लेयर्स हैं उनको अपने घर से लाके नेशनल टीम में खेलने के लिए लाना कितनी बड़ी बात है और कितनी मुश्किलें हमें उसमें झेलनी पड़ती हैं। तो आई नो कि अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो उसका बहुत बड़ा मैसेज आपके घर में इंडिया में स्प्रेड होगा। तो उन्होंने भी काफ़ी हमारी मदद की। तो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने हमारे लिए प्रे किया, हमारा सपोर्ट किया। और फाइनली ऐसा हुआ कि उन 2 हफ्तों के बाद जो फैमिली कोर्ट के जज थे वही चेंज हो गए और जो नए जज आए वो खुद माउंटेनियर थे
और उन्होंने हमारे सारे रिपोर्ट्स देखे और उसी दिन हमें परमिट दे दिया। तो हम परमिट लेके एक नए ग्रुप के साथ एक्सपीडिशन पर निकल गए एंड हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लाइंब कर रहे थे एंड हम ऑलमोस्ट हमारे समिट कैंप तक पहुंच गए थे। और जिस दिन हम सेकेंड लास्ट कैंप से लास्ट कैंप जा रहे थे, एक्सपीडिशन का शायद 11वां दिन था, तब काफ़ी हवा चल रही थी, तो हम एक दो बार रुक गए थे चलते चलते कि हाथ को थोड़ा गर्म कर लें और ग्लव्स चेंज कर लें। और ऐसा भी हुआ कि एक इंडियन टीम था जो दूसरे रूट से समिट करके नीचे आ रहा था, तो हम उनको हेलो बोलने और कंग्रेचुलेट करने के लिए रुक गए। तो जो गाइड्स थे वो एक्सपीडिशन के शुरुआत से ही काफ़ी सिनिकल थे कि इतनी छोटी बच्ची को लेके जाएं कि नहीं और उनके रेपुटेशन को क्या होगा। तो उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी लिया और बोला कि आप हाई एल्टीट्यूड माउंटेन सिकनेस के सिम्टम्स दिखा रहे हो, और उन्होंने हमें वहाँ से बेस कैंप तक वापस भेज दिया। बट मेरे में आई हैड सम कॉन्फिडेंस एंड मैंने अपने पापा से जाके कहा कि हम हमारे स्ट्रेंथ या हमारे इनकेपेबिलिटी के वजह से वापस नहीं आ रहे हैं, किसी और ने हमें गलत जज किया, उसके वजह से हम वापस आ रहे हैं। तो अगर आप मेरे को एक और चांस दिला सकते हो तो मैं समिट तक जा सकती हूँ। तो उससे उनको भी थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आया और उन्होंने भी जो हमारे एक्सपीडिशन के ऑपरेटर थे उनसे बात की और हमें एक नया गाइड दिलवाया। और उन गाइड के साथ उनको मुझ पे बहुत भरोसा था एंड हम वापस चढ़ने लगे। और बेस कैंप से चढ़ना पूरे पहाड़ को दूसरी बार चढ़ने जैसा था एंड पूरा वेदर भी पलट गया था, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े, बट फाइनली हम काफ़ी डिटर्मिन्ड थे और हम समिट पे पहुंच सके 2 फरवरी 2020 को। क्या बात है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई लेकिन उसके बावजूद मंजिल आखिरकार आपके सामने थी। जी बिल्कुल सर। एंड उस पीक के बाद 2 साल कोविड आ गया था एंड हम किसी एक्सपीडिशन पे नहीं जा पाए, पर हम ये जानते थे कि हमें खुद को फिट रखना पड़ेगा और जैसे ही पैंडेमिक थोड़ा बहुत कम हो जाए हम किसी एक्सपीडिशन पे जा सकते थे। तो हम ट्रेन करते रहे और फाइनली थोड़ा बहुत जब लॉकडाउन ईज हुआ तब 2020 जून में हम नॉर्थ अमेरिका गए माउंट देनाली क्लाइंब करने के लिए, जो कि नॉर्थ अमेरिका का हाईएस्ट पीक है। और वहाँ पे भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े क्योंकि उस पहाड़ में सिर्फ 7 कंपनी है जिनको लाइसेंस किया गया है गाइडेड एक्सपीडिशंस लीड करने के लिए, और वो 7 कंपनीज मुझे एज अ क्लाइंट लेने को तैयार ही नहीं थे क्योंकि मैं इतनी यंग थी, मैं सिर्फ 14 साल की थी, उसके ऊपर से लड़की थी और उसके ऊपर से इंडियन थी और उनको इंडियन क्लाइंबर्स से बहुत सारा बायस था। तो हम 4 इंडियंस थे जो बिना किसी गाइड के उस एक्सपीडिशन पे गए एंड वहाँ पे ऐसा है कि आपकी नॉर्मल जो हिमालयन एक्सपीडिशंस हैं उनके जैसे वहाँ पे पोर्टर्स नहीं रहते हैं। तो हमारा जो 20 दिन का एक्सपीडिशन था उसके लिए सारा खाना, हमारा क्लोथिंग, हमारा इक्विपमेंट, गैस, हमारा टेंट, सब कुछ हमें ही लेके जाना पड़ा। तो हम 20 केजी का एक बैग पहन रहे थे और उसके ऊपर एक स्लेज था हमारे पास जिसमें ऑलमोस्ट 50 केजी का सामान था जो हम खींच के ऊपर ले जा रहे थे। तो फिजिकली काफ़ी चैलेंजिंग माउंटेन था। आई थिंक अभी तक का प्रॉबेबली मेरा सबसे ज़्यादा फिजिकली चैलेंजिंग एक्सपीडिशन था वो, और बहुत कुछ सीखने को मिला उस क्लाइंब से। हिमालय में जो ऐसे क्लाइंब्स होते हैं उससे काफ़ी डिफरेंट था, बिल्कुल। तो वो अलग पर्सपेक्टिव भी मिला और वो पीक भी हम थैंकफुली हमारा पूरा टीम सक्सेसफुली समिट कर पाया। बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा कि ये इतना मुश्किल सारा सामान खुद उठाकर चढ़ गए तो अब तो बाकी सब आसान हो जाएगा। बिल्कुल, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस तो मिलता ही है कि आपने अगर कुछ बहुत डिफिकल्ट किया है। और हमारे टीम में जो बाकी 2 मेंबर्स थे वो खुद एवरेस्टर्स थे और उन्होंने भी बोला कि हमारे लिए क्लाइंब एवरेस्ट से भी ज़्यादा मुश्किल था। तो उससे थोड़ा बहुत खुद में कॉन्फिडेंस भी मिलता है, बट हम ये भी जानते हैं कि हर पहाड़ डिफरेंट है और सेम पहाड़ अगर आप 2 बार जाओगे तो दूसरी बार बहुत ही अलग रहेगा। तो माउंटेन्स में हम कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, पर खुद के स्किल्स पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है ऐसे एक्सपीडिशंस के बाद।
और देनाली के बाद तो हमारा एम अगला एवरेस्ट करने का ही था, और उसके लिए बहुत ही ज़्यादा रिगरस हमारी ट्रेनिंग शुरू हुई। एंड रनिंग और साइकिलिंग के अलावा हमारी ट्रेनिंग में एक और एस्पेक्ट ऐड हो गया कि हम मुंबई में जो 20 माले की बिल्डिंग में रहते हैं, हम उसके जो सीढ़ियाँ हैं वो 15 या 10 बार क्लाइंब करते हैं बैग पहन के। तो अच्छा। उससे हमारा काफ़ी ट्रेनिंग हो जाता है। एंड मैंने 2021 में एक बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स भी किया था अरुणाचल में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स निमास है वहाँ से। और उससे जो माउंटेनियरिंग के लिए ज़रूरी टेक्निकल स्किल्स हैं वो काफ़ी सीखने को मिली हैं। एंड काफ़ी ट्रेनिंग के बाद हम एवरेस्ट की एक्सपीडिशन पे निकले। क्या बात है। तो ये इतना सारा अलग अलग कॉन्टिनेंट्स का जो अनुभव है, कभी आपको लगता है कि ये जो सारे एक्सपीरियंसेस हैं काम्या, इनको एक किताब में लिखा जा सकता है? बिल्कुल सर, मैं तो चाहती हूँ कि मैं कभी किताब लिखूं। कभी नहीं, अभी लिखना चाहिए। बिल्कुल। और मैं सोच रही हूँ कि मेरे 7 समिट्स का जो आखिरी क्लाइम हो जाएगा उसके बाद मैं कोई किताब लिखूं, एंड होपफुली और भी चढ़ती रहूं ताकि और भी किताब लिख पाऊं फ्यूचर में। बिल्कुल सही है। तो ये 2 काम तो बिल्कुल पक्के तौर पर होने चाहिए। एक तो ये कि पहाड़ चढ़ते रहें, और दूसरा ये कि किताब लिखते रहें। बिल्कुल। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि जब आप अलग अलग समिट्स पर जाते हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में, तो उसका डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से होता है कि दुनिया को पता चले कि आप वाकई वहाँ तक गए हैं? जी, तो हमारा हर समिट पे एक यूनिक आइडेंटिटी रहता है। और अगर आप किसी भी माउंटेन के समिट पिक्चर्स देखेंगे तो हर पिक्चर में कोई ना कोई एक स्टैचू या कोई सिंबल रहता है जो कि समिट पे रहता है। जैसे कि अकानकागुआ जो साउथ अमेरिकन पीक है, वहाँ के समिट पर एक क्रॉस रखा हुआ है। तो आप उस क्रॉस के साथ एक फ़ोटो लेते हैं खुद का समिट पे। एंड देनाली जो नॉर्थ अमेरिकन पीक है, वहाँ पे उन्होंने एक सिंबल रखा हुआ है, सर्कुलर एक सोवेनियर टाइप का, जिसमें समिट का हाइट और सारी डिटेल्स लिखे हुए हैं। तो सारे क्लाइंबर्स जो समिट पर पहुंचते हैं उसको पकड़ के एक फ़ोटो लेते हैं। और वैसे ही एवरेस्ट में भी एक स्टैचू रखा हुआ है जिसके साथ आप फ़ोटो लेते हैं। एंड ये फ़ोटो ही आपके समिट का प्रूफ रहता है, और उसी के बेसिस पे आपको सर्टिफिकेट्स वगैरह भी मिलते हैं। तो वो फ़ोटो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है। इतना इम्पॉर्टेंट कि जब हम समिट क्लाइंब पर निकलते हैं, हम हमारे फ़ोन, कैमरा, सब कुछ पूरा चार्ज करते हैं और हमारे सारे जैकेट्स के अंदर रख लेते हैं, क्योंकि उस ठंड में हमारे सारे जो बैटरी हैं बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो हमारे फ़ोन सिर्फ समिट पे वो एक इम्पॉर्टेंट फ़ोटो निकालने के लिए बाहर आते हैं, और फिर वो फ़ोन और भी कीमती हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि उसके बिना आपका समिट वैलिड नहीं रहता। हाँ। तो वो समिट के लिए ही हमारा फ़ोन निकलता है, और फिर वापस जैकेट के अंदर डाल के आप कैंप तक पहुंचते हैं सेफली। क्या बात है, ये बिल्कुल अलग और नई चीज़ हमें पता चली। मुझे लगता है कि क्योंकि आप तो म्यूज़िक से जुड़ी रही हैं, सीखती हैं, डांस भी सीखती हैं, तो एक गाना तो गुनगुनाना बनता है ना? बिल्कुल सर। ये मेरा एक फेवरेट सॉन्ग है, मेरा और मम्मी दोनों का, मोह मोह के धागे। अच्छा जी। तेरे मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, जिस तरह गिरहा ये सुलझे, है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा, जो बादलों में से गुजरे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, जिस तरह गिरहा ये सुलझे। क्या बात है, क्या बात है। ये गाना सुनते हैं आप, बिल्कुल, है ना? बात ये हो रही थी काम्या कि आपने बहुत डिफ़िकल्ट चुनौतियों का सामना किया, और जितने भी चैलेंजेस आ रहे थे उनको पार करते हुए आप अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में जो सबसे ऊंचे पहाड़ हैं वो चढ़ती चली गई, और इस तरह से 6 हो गए,
है ना? तो ये अब तक जो 6 हुए हैं उनमें सबसे डिफिकल्ट वाला कौन सा था? वही जहां आपको खुद अपना सामान लेकर चढ़ना पड़ा या कुछ और था? मेरे अकॉर्डिंग तो देनाली, जो कि नॉर्थ अमेरिका का हाईएस्ट पहाड़ था, हाँ। और माउंट एवरेस्ट, दोनों ही मेरे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग थे, क्योंकि माउंट देनाली जो है वो फिज़िकली बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था और बहुत मुश्किल था। और माउंट एवरेस्ट का जो एक्सपीडिशन है उसमें काफ़ी ऐसे फैक्टर्स हैं जो उस एक्सपीडिशन को मुश्किल बनाते हैं। आप ऑलमोस्ट 2 महीने पहाड़ पर ही हैं और कंटिन्यूसली उन 2 महीनों में आप खुद के बॉडी को एक्सर्ट कर रहे हैं, टायर्ड हो रहे हैं। और हमने नेपाल के साइड से एवरेस्ट क्लाइम किया था, जहाँ पे खुम्बू आइसफॉल है, और वो एक्सपीडिशन का सबसे डिफ़िकल्ट सेक्शन माना जाता है और काफ़ी डेंजरस सेक्शन भी माना जाता है। तो काफ़ी फैक्टर्स थे, पर जो क्लाइम सबसे डिफ़िकल्ट थे, आई थिंक उनसे ही काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला, और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी वही क्लाइम्स थे। बिल्कुल। तो अभी तक 6 हो चुके हैं और 1 बचा है, तो वो कब होगा जब आपके 7 कॉन्टिनेंट्स पर जीत का परचम फहराने लगेगा? मेरा एक जो पहाड़ बाकी है वो अंटार्कटिका का माउंट विंसन मैसिव है, और होपफुली मैं इस दिसंबर वो पीक क्लाइम करने के लिए जा रही हूँ, एंड उससे मेरा 7 समिट्स का जो चैलेंज है वो कंप्लीट होगा, एंड होपफुली मैं दुनिया की सबसे छोटी लड़की बनूंगी 7 समिट्स कंप्लीट करने के लिए। और मैं सिर्फ यही नहीं करना चाहती, मेरा जो मिशन है, मिशन साहस, वो ये 7 समिट्स क्लाइम करने का है और नॉर्थ पोल और साउथ पोल तक स्की करने का भी है। तो होपफुली वो मिशन भी जून 2025 तक कंप्लीट होगा। क्या बात है! तो इन दोनों चीज़ों के लिए हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं लीजिए कि आप अपनी मंजिल को हासिल कर पाएँ और 7 कॉन्टिनेंट्स जो हैं उनको जीत जाएं। और जब आप 7 कॉन्टिनेंट्स जीत जाएंगी तब विविध भारती आइएगा, हम आपके साथ विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में बैठेंगे और हम अपने लिसनर्स से भी मुखातिब होंगे। बिल्कुल सर, इट वुड बी एन ऑनर फॉर अस। अब मुझे ये बताइए कि बहुत अलग अलग तरह से आपकी उम्र के बच्चे आपको मिलते होंगे, और जाहिर है कि स्कूल में भी और बाहर भी, तो क्या वो आपको बहुत स्पेशल चाइल्ड की तरह देखते हैं, बहुत सारे सवाल करते हैं? क्या उनमें इस तरह से माउंटेन्स पर जाने की विलिंगनेस नज़र आती है? जी सर, मैं काफ़ी बार जब मोटिवेशनल टॉक्स देती हूँ और स्कूल्स में जाके बात करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली जब मैं प्राइमरी के बच्चों से बात करती हूँ, क्योंकि उनमें इतना क्यूरियोसिटी है और वो इतने इंटरेस्टिंग सवाल करते हैं। एंड काफ़ी बच्चे हैं जो बोलते हैं कि हमको भी किसी ट्रैक पर जाना है। एंड मैं तो यही कहूँगी कि हर किसी का माउंटेनियरिंग करना ज़रूरी नहीं है। ऑफ कोर्स मैं ये होप करूँगी एज अ माउंटेनियर कि अगर मैं 100 बच्चों से भी बात कर रही हूँ, उनमें से अगर कोई एक भी किसी ट्रैक पे चले जाए, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड मैं तो बस इतना ही होप करूँगी कि मेरी स्टोरी से उनको इंस्पिरेशन मिले कि वो अपने इंटरेस्ट के किसी फील्ड में खुद का नाम बना पाए। एंड ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि मेरे जो फ्रेंड सर्कल में है या स्कूल में है वो मेरे को किसी स्पेशल चाइल्ड के तौर पे ट्रीट करे, और ऐसा मैं चाहूँगी भी नहीं, क्योंकि माउंटेनियरिंग मेरे लिए पैशन है, और हमारे लिए कभी रिकॉर्ड्स बनाने के लिए हमने क्लाइंबिंग शुरू नहीं की थी। और इनफैक्ट जब हमने एवरेस्ट का क्लाइंब भी किया था, हम समिट से आने के बाद ही हमने रिकॉर्ड चेक भी किया था। तो मेरे लिए क्लाइंबिंग एक पैशन है और एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं अपने फैमिली के साथ माउंटेन्स में टाइम स्पेंड कर सकूं। तो वो पैशन ही है मेरा, एंड आई वुडंट वांट एनीवन टू ट्रीट मी डिफरेंटली बिकॉज ऑफ इट। जब आप अलग अलग जो शिखर हैं उन पर पहुंच जाती हैं और एक के बाद एक जो आपकी उपलब्धियां हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, कितनी चमक नज़र आती है अपने पापा के आंखों में? बहुत ही ज़्यादा सर, एंड मेरे लिए और भी स्पेशल है किसी बाकी माउंटेनर से ज़्यादा कि मैं अपने पापा के साथ ये पहाड़ चढ़ पा रही हूँ और उनके साथ वो मोमेंट्स शेयर कर पा रही हूँ। जो हमारा एवरेस्ट का एक्सपीडिशन था उस समय मैं और मेरे शेरपा पापा से 1.5 घंटे पहले समिट पे पहुँचे थे। तो हम समिट पे एक साथ नहीं थे, पर हमारे शेरपास के रेडियो के थ्रू हम बात कर सके, और वो मेरे को बता रहे थे कि वो बहुत प्राउड हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। एंड थैंकफुली
मैं वहीं समिट से अपनी मम्मी से भी बात कर सकी। क्या बात है। क्योंकि हमारे जो बेस कैंप में ऑपरेटर थे, उन्होंने अपने फ़ोन पे मम्मी को कॉल किया और रेडियो पे कनेक्ट किया था। वाह। सो बहुत ही स्पेशल समिट था एंड मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आई कैन मेक देम प्राउड इन सम वे। हम अपने सुनने वालों को ये बता दें कि जब भी कोई एवरेस्ट पर चढ़ता है, एवरेस्ट के शिखर पर, तो वहाँ रुक नहीं सकता है। यानी आप अपने पापा के लिए 1 घंटे का इंतजार नहीं कर सकती थी, फौरन वापस आना पड़ता है। तो जाहिर है कि सारी बातें फ़ोन पर ही करनी थी। अच्छा, ये बताइए कि अपने आप को फिट बनाए रखने के लिए और माउंटेनियरिंग के लिए अपनी स्ट्रेंथ को कायम रखने के लिए रूटीन में आप क्या क्या करती हैं? जी, हमारा ट्रेनिंग जो है सर, माउंटेनियरिंग के लिए उतना इंस्टीट्यूशनलाइज्ड या किसी कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट जैसा ऑर्गेनाइज नहीं है। तो हम मेनली हमारे कार्डियो और हमारे लंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं ताकि वो कम ऑक्सीजन में भी अच्छे से काम कर पाएँ। तो हमारा मेन ट्रेनिंग रनिंग का ही रहता है। हम 10 या 15 किलोमीटर रेगुलरली भागते हैं या फिर साइकिलिंग करते हैं। एंड जैसे कि मैं कह रही थी, हम स्टेयर्स क्लाइंब करते हैं जिससे काफ़ी हेल्प होता है और जो पैर के मसल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो फिज़िकली हमारा वही ट्रेनिंग रहा है, वही रूटीन रहा है। और पिछले 6 साल से जो मुंबई में हम रहे हैं, उसकी वजह से सह्याद्री के कई ट्रैक्स पर भी जा पा रहे हैं और उससे जो टेरेन है और जो रास्ता रफ रहता है, उस पे चलने की भी आदत पड़ जाती है। अच्छा, अब एक बात ये आती है कि जब आप पहाड़ नहीं चढ़ रही होती हैं और जब पढ़ाई चल रही है और दुनिया के दूसरे काम चल रहे हैं, तो क्या क्या हॉबीज़ चल रही होती हैं उस वक्त में? मेरे काफ़ी हॉबीज़ हैं सर। इनफैक्ट जब मैं छोटी बच्ची थी तभी मेरे पापा ने मेरे को एडवेंचर का बहुत एक्सपोजर दिया था और मम्मी बचपन से ही आर्ट्स में बहुत इंटरेस्टेड थी, तो उन्होंने उसका एक्सपोजर मेरे को काफ़ी दिया ताकि मैं चूज़ कर पाऊँ कि मेरे को क्या पसंद है और उसमें अच्छा कर पाऊँ। और मैं थोड़ी बहुत लालची थी तो मैंने हर चीज़ को पिक कर लिया। तो मैं भरतनाट्यम ऑलमोस्ट 9 साल से सीख रही हूँ एंड मेरे को गाने का और गिटार और कीबोर्ड बजाने का भी बहुत शौक़ है। एंड मैं डिबेट भी काफ़ी करती हूँ, डिबेट एंड पब्लिक स्पीकिंग। तो वही सब हॉबीज़ हैं। आई लव टू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स एंड पोएट्री एज वेल। बड़ा अच्छा लगा ये जान के। अब मुझे ये बताइए कि इस बातचीत को देश और दुनिया के कोने कोने में लोग सुन रहे हैं विविध भारती पर। कई ऐसे बच्चे होंगे या कई ऐसे बड़े भी होंगे जिनके मन में ये ख्याल पहली बार आया होगा कि वो भी माउंटेनियरिंग करना चाहेंगे, अपने आसपास के पहाड़ों पर चढ़ने से शुरू करेंगे और देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं। उनके लिए आप क्या कहेंगी कि ये किस तरह से शुरू किया जाए? मैं बस यही कहूँगी सर कि शुरुआत हमेशा छोटी होनी चाहिए एंड कंटिन्यूसली आपको अपने बॉडी को और अपने माइंड को टेस्ट करते रहना चाहिए और धीरे धीरे आप जो ट्रैक कर रहे हैं या जो माउंटेन चढ़ रहे हैं उनकी डिफ़िकल्टी बढ़ाती जानी चाहिए। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी बड़े पहाड़ पे जाने से पहले आप खुद को ट्रेन करें ताकि आप 100% कॉन्फिडेंट हैं कि आप उस पहाड़ पे ठीक से चढ़ पाएंगे। वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हमारे माउंटेनियरिंग कम्युनिटी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट कहावत है कि हम कहते हैं कि अगर आप किसी पहाड़ पे हो और आपको लग गया है कि आप थक गए हो और आप उससे आगे जा ही नहीं सकते, तो आप बस अपना सर नीचे डाल के एक पैर के आगे दूसरा पैर डालते रहिए और आप इवेंचुअली अपने समिट तक पहुंच जाएंगे। वाह। तो आई थिंक वही मेरे को अपने हर क्लाइंब पर मोटिवेट करता है कि मैं चलती रहूं। तो अगर कोई भी ट्रैकिंग या माउंटेनियरिंग में शुरू कर रहा है, आई थिंक ये चीज़ जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कामयाब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और हम बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं कि आपने ये जो मिशन साहस शुरू किया है इसे हर तरीके से आप पूरा कर पाएँ और इसी तरह से पहाड़ों पर नए नए पहाड़ों पर जाती रहें और वहाँ जीत हासिल करती रहें। आपकी इस बातचीत ने हमारे सुनने वालों को बहुत ज़्यादा प्रेरित किया होगा, बहुत इंस्पिरेशन दी होगी, हम ऐसा मानते। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद।